कि जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले। अगर वो इनएक्टिविटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो डाइट शुड बी कम्प्लेक्स, इट शुड हैव कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals, fibers, everything, antioxidants, इस सब का कम्बिनेशन होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रोलॉन्ग सीटिंग को अवॉइड किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिकोडिंग हेल्थ विद डॉक्टर आर सिल्वर एंड गौरव कुमार पर। तो डॉक्टर साहब, पिछले डिस्कशन में आपने हम लोग को ये बताया था कि जो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस का, कि अगर फैमिली में किसी को हो या माता पिता किसी को हो तो उनको डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। और पॉडकास्ट के एंड में आपने ये भी कहा था कि ये पॉडकास्ट जो डायबिटिक है वो देखें, उसके अलावा अपने बच्चों को भी दिखाएं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ऐसा क्यों कहा था? देखिए गौरव जी, आपने खुद भी कहा है कि जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बोथ पेरेंट्स डायबिटिक हैं या सिंगल पेरेंट डायबिटिक है या ग्रैंड पेरेंट डायबिटिक्स हैं, उनमें बच्चों में चांसेस डायबिटीज़ डेवलपमेंट के ज़्यादा हैं। इसको छोड़कर उन सब बच्चों को जो ओवरवेट हैं, और ओवरवेट के लिए बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेशन के लिए वेट को पाउंड्स में 703 से मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर ऑफ द हाइट इन इंचेस को से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये लेस देन 25 है तो उसको नॉर्मल मान लेते हैं। बिटवीन 25 एंड 30 ओवरवेट एंड अबव 30 इसको ओबीस कहते हैं। तो अगर वो बॉडी मास इंडेक्स उनका हाई है, ओवरवेट है, ओबीस है, एब्डोमिनल गर्थ जो सेंट्रल विसरल ओबेसिटी को इंडिकेट करती है, और सेंट्रल सबक्यूटेनियस फैट्स के मुकाबले में विसरल फैट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उनके लिए अगर एब्डोमिनल गर्थ मोर देन 35 सेंटीमीटर इंचेस या 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि डायबिटीज़ के डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन सब सब्जेक्ट्स को हैं, अगर वो इनएक्टिविटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सब को पर्टिकुलरली बार बार अपना ब्लड शुगर टेस्ट करते रहना चाहिए। फास्टिंग, पूरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कभी कभी करवा लें। अगर कभी उनकी शुगर लेवल इम्पेयर्ड जीटीटी में रेंज में आ जाती है तो तब उनको प्रिकॉशंस अपने बहुत ज़्यादा बढ़ा देने चाहिए। और अगर कभी डायबिटिक रेंज में आ जाते हैं, जब डायबिटिक रेंज में आ जाते हैं, चाहे सिम्टम्स हैं या नहीं, उनको उस समय कंट्रोल अगर लाइफ स्टाइल से नहीं होता है तो ड्रग्स स्टार्ट कर लेने चाहिए। द अर्ली दे स्टार्ट द ड्रग, द लेसर द कॉम्प्लिकेशंस दे विल हैव एंड लेसर द अमाउंट ऑफ द ड्रग दे विल नीड इट। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने हम लोगों को बताया कि दवा शुरू होने से पहले हम अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर लें तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कई लोगों को ऐसा मानना है कि जैसे हम अगर शुगर खाना बंद कर दें तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। तो सर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे शुगर है, शुगरी ड्रिंक्स हैं, द वाइट ब्रेड है, राइस है, द पैकेज स्नैक्स वगैरह आते हैं, इन सब में जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है और बहुत क्विकली ये शुगर को लेवल को बढ़ाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा प्रेफर किए जाते हैं, जैसे होल ग्रेन है, गेहूँ पूरा है, ज्वार है, बाजरा है,
जौ है, ये आइटम्स हैं, ओट है, दालें हैं, ये सब कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें सब में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये सब बेटर है इन दैट वन। ये संभव नहीं है कि डाइट बिना कार्बोहाइड्रेट के हो जो पैलेटेबल हो और लाइफ लॉन्ग आप यूज़ कर सकें। सिमिलरली जो हेल्दी फैट्स हैं उनको यूज़ किया जाना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स हेल्दी नहीं होते हैं। द ऑलिव ऑयल एंड फैटी फिश सबसे हेल्दी फैट माना जाता है। जो सबसे ख़राब फैट होता है वो ट्रांस फैट है, जो बार बार ऑयल के हीटिंग से, कुकिंग में बार बार यूज़ करने से पैदा होता है। और अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही सिस्टम है कि उसी तेल में बार बार चीज़ें पकाई जाती हैं, फ्राई की जाती हैं। मार्केट्स में अगर जाएं तो समोसे वाले एक ही तेल में बार बार आपको समोसा गर्म करके देते हैं, तो उससे ट्रांस फैट्स का लेवल बहुत बढ़ जाता है और वो काफ़ी नुकसानदायक है। जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल फ्रूट्स हैं, द वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये लो कैलोरिक होती हैं, ये हाई फाइबर होता है, इनमें बल्क प्रोवाइड कर देती हैं, इनको प्रिफर किया जाना चाहिए। जितनी ज़्यादा नेचुरल वो होंगी उतना बेटर है डाइट के लिए। सो डाइट शुड बी कम्प्लेक्स, it should have carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals, fibers, everything, antioxidants, इस सब का कम्बिनेशन होना चाहिए। इवन नट्स हैं, सीड्स हैं, दे आर प्रिफर्ड, दे आर हेल्पफुल इन द डायबिटीज़ मैनेजमेंट। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने हम लोगों को बताया कि हम कुछ खास तरीके के चीज़ों को, जैसे कि होल फूड होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, उनको ले सकते हैं, हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें और इस तरह की चीज़ें से अपना डाइट को कंट्रोल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, ऐसा भी देखा गया है कि कई बार अक्सर सभी लोगों के साथ होता है कि वो खाते हैं मगर उन्हें फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए वो और कभी अक्सर ही ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो सर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे अंदर जब हम खा रहे हैं सेटिस्फेक्शन लेवल हमारे बढ़े और हम कम खाएं? देखिए, जब पार्टीज़ में आपस में बातचीत करते हुए, गॉसिप करते हुए खाते हैं तो हमेशा ओवर ईटिंग हो जाती है। अगर खाने के लिए जो आइडियल कहा जाता है कि मील टाइमिंग आपका फिक्स हो, रेगुलर मील टाइमिंग्स होने चाहिए। जब आप खाएं तब आप खाने के सिवाय किसी और चीज़ पे ध्यान न दें, खाने को ही खाएं और उसी में ध्यान दें। स्लोली स्लोली खाएं, खाने को अच्छी तरह से च्यू करें और खाएं। और प्लेट की साइज़ भी छोटी कर लें, जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड उसमें रखा जा सके और मील की क्वांटिटी को स्मॉल करें। ये आइडियल मेथड तो खाने का ये है कि खाने के टाइम कोई और चीज़ नहीं की जानी चाहिए, जिससे कि आप फूड को ही एंजॉय कर रहे हैं। उसमें फूड से खाने का स्टेटी फूड का सेटिस्फेक्शन है वो लेवल बढ़ जाता है और कम खाने से आदमी का पेट भरा हुआ हो जाता है। दूसरा एक और चीज़ भी है कि जब हम रेगुलर मील टाइमिंग रखते हैं, जो अपना इंडियन सिस्टम था कि सुबह और शाम का, तो उसमें 8-10 घंटे का फास्ट इन बिटवीन द मील हो जाता है और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन के इफेक्ट को बढ़ाता है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को घटाता है, जो कि एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है। सिमिलरली अगर हम लेट नाइट खाते हैं और खाने के बाद सो जाते हैं घंटे 1.5 घंटे के भीतर, तो ये कैलोरीज यूटिलाइज नहीं होती हैं, तो ये फैट में कन्वर्ट होती हैं, हमें ओवरवेट करती हैं। तो इसलिए हमेशा प्रेफरेबल है कि डिनर जो है शाम को 6-7 बजे हो जाए, जिसमें कि आप अगर 10 बजे तक सोते हैं तो कम से कम 3 घंटे का, 2.5-3 घंटे का गैप हो जाए डिनर के बाद में सोने में। जैसे जेंट्स का सिस्टम है कि वो 7 बजे तक खाना ले लेते हैं और सोने के टाइम 10 साढ़े 10 का जो यूजुअल अपने यहाँ पे है, तो वो बेटर है। तो कुछ मेथड जो अपने ट्रेडिशनल थे कि अर्ली डिनर जैसे जेंट्स लेते हैं, या ट्वाइस ए मील इंटरमीडिएट फास्टिंग जो थी,
फूड के टाइम पे जब अपने आप को देखें तो सब लोग पहले डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते थे, सिवाय खाने के सिवाय और कोई चीज़ नहीं करते थे। तो वो सिस्टम्स फार बेटर थे। उनको अगर फैमिली में अडॉप्ट करते हैं तो वो बेनिफिशियल होंगे और काफ़ी कुछ लाइफ स्टाइल या लाइफ के इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। एक और चीज़ भी है कि हमको एडेक्वेट वाटर इनटेक रखना चाहिए। हमारा हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। रफली 2.5 से 3 लीटर वाटर पर डे हम लोगों को ले लेना चाहिए। अगर प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है तो वो भी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। तो डॉक्टर साहब, खाने के बारे में तो हम लोगों ने अपना डिस्कशन कर लिया है सर। इसके अलावा लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी भी आती है। तो डॉक्टर साहब, आप ये फिजिकल एक्टिविटी के बारे में हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रोलॉन्ग सीटिंग को अवॉइड किया जाना चाहिए। जो मोस्टली ऑफिस आवर्स में हम लोग लगातार बैठे रहते हैं, बेटर होगा कि अगर हम बीच बीच में उठ कर के थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ा इधर उधर मूवमेंट कर लें, जिससे कि बॉडी के में एक ब्लड सर्कुलेशंस प्रॉपर हो जाए, मूवमेंट्स हो जाए। एक्सरसाइज के बारे में ये कहा जाता है कि अगर हम 30 मिनट्स एक्सरसाइज पर डे करें, 5 डेज ए वीक करें, तो दैट इज़ सफिशेंट। ये वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग भी हो सकती है, जॉगिंग भी हो सकती है, रनिंग भी हो सकती है, साइकिलिंग भी हो सकती है, स्विमिंग भी हो सकती है। इवन बहुत से लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जिम वगैरह में करते हैं। कुछ लोग योगा एक्सरसाइजेस करते हैं। एज ए होल सभी एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स हैं, चाहे वो योगा हो और चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो। सो किसी न किसी फॉर्म में फिज़िकल एक्टिविटी हाफ एन आवर 45 मिनट्स पर डे की हो जानी चाहिए। एक्सरसाइज को और एक्टिविटी के साथ हम लोग को ये भी देखना है कि हमें अल्कोहल को अवॉइड करना है, टोबैको को बिल्कुल नहीं लेना है, स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, स्लीप के ड्यूरेशन को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, रेगुलर फिज़िकल चेकअप अपना करवाते रहना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ करवाते रहते हैं तो ये हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है और हमें हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को हमारी इम्प्रूव करेगा और लाइफ स्टाइल डिजीज़ को, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब को रोकेगा, इनका डेवलपमेंट में बेनिफिट करेगा। जो हम लोगों का बॉडी वेट है, अगर हम कुछ कम कर लेते हैं, 4 से 5 किलो कम कर लेते हैं, तो ये हमारी हेल्थ की क्वालिटी को 5 से 10% इम्प्रूव कर देगा। छोटा से छोटा वेट रिडक्शन भी हमारी हेल्थ को, हमारी को क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और लाइफ स्टाइल डिजीज़ के डेवलपमेंट को डिले करेगा। सो हमें आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए और अगर वेट थोड़ा सा भी हाई है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, चाहे कितना भी कम कर पाएँ, थोड़ा सा भी कम कर पाएँ तो वो भी बहुत बेटर है। तो हमें इस चीज़ पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए, कि थोड़ा सा हमारा वेट कम हो जाए।